बैल का प्रयोग किया जाता है। बनावली से मिट्टी के बने हल से ये पता चलता है कि मिट्टी के बने हल से खेतों की जुताई की जाती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है और दोहरी जुताई का प्रमाण मिला है। दो समकोण काटते हुए खेत को जोता गया। इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के लोग मिश्रित कृषि करते थे, एक साथ दो फसलों को उगाने की कला उनको मालूम था। फसलों की कटाई के लिए संभवतः लकड़ी के हत्थे लगे हुए पत्थर के फलकों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ हड़प्पा में कृषि सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है। सोरतुगही से नहरों के अवशेष मिले हैं और नहरों के अलावा कई क्षेत्रों में आपको कुओं से भी, वहां कुएं बने हुए थे और उन कुओं से जल से खेती के लिए विरा से इस तरह का एक जलाशय मिला है। हड़प्पा में जो फसल मिले हैं उनके अवशेष से यह अनुमान लगाया गया है कि 9 प्रकार के फसलों की खेती हड़प्पा के लोग करते थे। गेहूं और जौ प्रमुख फसल था। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों, कपास, खजूर, इस तरह के फसलों की खेती की जाती थी। तो ये जो उनका पूरा आधार था, उनकी खेती का आधार था, क्योंकि काफी विविधतापूर्ण फसलों की खेती होती थी, इसलिए उत्पादन बहुत ज्यादा होता था और वो ग्रामीण समाज अपने लिए उत्पादन के साथ साथ शहरों के लिए भी उत्पादन करने में सक्षम था। तो हड़प्पा के शहर के लिए जो अनाज गांव से उपलब्ध हो जाता, ठीक है। खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे हड़प्पा के लोग। कई पशुओं की हड्डियां मिली हैं, मोहरों पर पशुओं के चित्र मिले हैं। कई आप देखेंगे कि मवेशियों के साथ साथ बकरी के, बैल के, ठीक है, इनको पालतू जानवरों के रूप में पाला भी जाता था। ऊंट के भी मिले हैं, हाथी को भी पालने का प्रमाण मिला है, लेकिन घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। इसलिए घोड़ा से जो है उस तरह से परिचित नहीं थे हड़प्पा, ठीक है। तो फसलों की विविधता और पालतू एवं जंगली पशु के कारण जीवन निर्वाह की जो व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की बहुत मजबूत थी और इसी के कारण वहां इतना अधिक उत्पादन होता था कि शहरों के लिए भी वो उत्पादन कर पाते। अब देखिए, कृषि पर आधारित जो शहरी अर्थव्यवस्था थी, वहां कई तरह के उद्योग थे। उद्योग था हड़प्पा में ईंट निर्माण का उद्योग था, क्योंकि पकी ईंटों का प्रयोग हड़प्पा में किया जाता था। तो ईंट निर्माण का उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था हड़प्पा का। इसके अलावा टेक्सटाइल, सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, इसके प्रमाण कई जगह से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है जिसपे कॉटन, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला उससे, ठीक है। तो टेक्सटाइल उद्योग, सूती और ऊनी वस्त्रों को बनाने की भी जानकारी थी। आभूषण निर्माण का भी महत्वपूर्ण उद्योग था, विशेष रूप से मनका निर्माण का जो उद्योग था। कई प्रकार के मनकों को बनाते थे, कई तरह के पत्थरों से, जैसे एक कीमती पत्थर था कार्नेलियन, सेलखरी, इन पत्थरों से बनकों का निर्माण होता था। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोना, कई तरह के पत्थरों से, कई तरह के धातुओं से वो मनकों का निर्माण करते थे। इसी प्रकार से मोहर निर्माण का भी उद्योग था, सील के निर्माण का। मिट्टी के बर्तन के काले एवं लाल चित्र मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चाक का भरपूर प्रयोग होता था हड़प्पा में, चाक का भी प्रमाण मिला है। इसके साथ ही साथ अन्य कई उद्योग, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाने का उद्योग, धातु की मूर्तियां बनाने का उद्योग और कुछ कीमती वस्तुएं बनाने का उद्योग भी हड़प्पा की क्या बता सभ्यता में। सर, क्या बताए सर? कई अन्य उद्योग जैसे मिट्टी के खिलौने, धातु यस की सर। मूर्तियां और कीमती बर्तन, तो इन सारे उद्योगों पर, ठीक है, पूरे हड़प्पा के जो अलग अलग शहर थे उनमें कई तरह के उद्योगों का निर्माण किया गया था और इन उद्योगों का आदान प्रदान दूसरे क्षेत्रों के साथ किया जाता था। हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, खुला अर्थव्यवस्था था और इसका दूसरे व्यापार होता था। जो हम लोग के पास प्रमाण मिला है उससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग उस समय किसी भी तरह के धातु की मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब सिक्कों की खोज नहीं हुई थी, सिक्कों से व्यापार करने की उस समय ज्ञात नहीं थी। इसलिए बार्टर सिस्टम, मतलब विनिमय की जो व्यवस्था है, आपसी लेन देन की व्यवस्था, इससे हड़प्पा के लोग व्यापार करते और क्षेत्रीय और विदेशी, क्षेत्रीय मतलब हड़प्पा सभ्यता के एक शहर से दूसरे शहर के बीच का व्यापार,
साथ ही साथ विदेशी व्यापार, मतलब इस सभ्यता के बाहर की जो दूसरी सभ्यता है उनके साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। व्यापार के लिए 3 तरह के तरीकों का इस्तेमाल हड़प्पा के लोग करते थे। पहला तरीका था व्यापारिक उपनिवेशों की स्थापना, क्योंकि हड़प्पा के शहरों में सारे कच्चे माल एक जगह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए कच्चे मालों की खोज के लिए, जैसे तांबा, ठीक है, चांदी और कई तरह के पत्थर, जिसमें कार्नेलियन पत्थर भी है, एक लाजवर्द पत्थर भी है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सोर्तुगाई को एक महत्वपूर्ण उपनिवेश माना गया है। सोर्तुगाई जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, वहां पर एक उपनिवेश की स्थापना की। तो उन क्षेत्रों से हड़प्पा के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते थे। विनिमय की व्यवस्था थी। अपने यहाँ से कुछ चीजें एक शहर में जो उत्पादन होता था, जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, वो अपना गेहूं और वहां से कीमती पत्थर प्राप्त करता था वस्तुओं के निर्माण। तो इस तरह से क्षेत्रीय व्यापार के लिए उन्होंने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। दूसरा जो तरीका था कि अभियान दलों का निर्माण किया। हड़प्पा के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अभियान दल भेजे और स्थानीय समुदायों के साथ, उन दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क करके वहां से अपने जरूरत की वस्तु प्राप्त। तो ये भी एक व्यापार का तरीका था। तीसरा जो उनका तरीका था वो विदेशी व्यापार, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों ने मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। हम लोग को मेसोपोटामिया और मिस्र से कई सारे अभिलेख मिले हैं जिससे हड़प्पा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा मिलती है। ओमान, वर्तमान में जो ओमान देश है उसको पुराने अभिलेखों में मगन के नाम से जाना गया है। तो ओमान से तांबा प्राप्त करते थे, ठीक है। तो वहां से ये तांबे के बारे में जान, ओमान, ओमान वर्तमान में ओमान देश है, ठीक है। ओमान से तांबा प्राप्त करते थे हड़प्पा के लोग। और इसके अलावा मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है जिससे बताया गया है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी से लकड़ी, हाथी, कीमती पत्थर मेसोपोटामिया आता था और मेसोपोटामिया से भी कई सारी वस्तुएं सिंधु घाटी जाती। तो इस तरह से विदेशी व्यापारिक संपर्कों का भी पता चलता है, ठीक है। तो हड़प्पा के जो क्षेत्रीय और विदेशी व्यापार थे ये काफी मजबूत था। उन्होंने एक जो सिस्टम बनाया था, व्यापार की जो प्रणाली बनाई थी, उसमें इस बात का ध्यान रखा था कि आपस में जो सभ्यता के अधीन जो शहर है उनके बीच भी सुचारू रूप से व्यापार चले और विदेशों के साथ जो व्यापार है, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ जो व्यापार है वो भी सुचारू रूप से चलता है। व्यापार के लिए स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता था, बैलगाड़ियों से व्यापार होता था, ठीक है। साथ ही साथ विदेशी व्यापार के लिए सिंधु और उसकी अन्य उपनदियों के नदी मार्गों का भी प्रयोग होता था। तो इस तरह से कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य, इन पर हड़प्पा की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी और एक काफी रोबस्ट, आज भी आप देखिएगा कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में कृषि, उद्योग, ठीक है, तो इस पे टिका हुआ है। तो हड़प्पा के में पूरी अर्थव्यवस्था इन तीनों चीजों पर टिकी हुई, ठीक है। शहरी अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कृषि उत्पादन था और शहरों का उद्योग, ठीक है, जो उद्योगों का उत्पादन होता था उससे वो लोग बाहर में विदेशी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य करते थे। हड़प्पा का जो समाज है, अब हम लोग समाज पे चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा का समाज में कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज में लगभग समाज में एकरूपता थी, ज्यादा विभाजन नहीं था, लेकिन कई विद्वानों ने सामाजिक विभाजन की ओर इशारा किया है। उनका मानना है कि समाज में एकरूपता नहीं थी, समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ, ठीक है। वैदिक काल के अनुरूप वर्ण व्यवस्था तो हड़प्पा में नहीं था, लेकिन हम देखेंगे कि आर्थिक आधार पे विभाजन दिखाई देता है। और हड़प्पा का जो समाज है 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग था उच्च या कुलीन वर्ग और दूसरा जनसाधारण वर्ग। इस सामाजिक विभाजन का पता कैसे चलता है कि 2 तरह के वर्ग थे, उच्च या कुलीन वर्ग, ठीक है। उच्च या कुलीन वर्ग मतलब संपत्तिशाली वर्ग जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा जो वर्ग था सामान्य वर्ग, साधारण वर्ग, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चला कि 2 प्रकार के वर्ग थे समाज में विभाजन था। तो हड़प्पा की जो बस्तियां हैं उनको
2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक हम लोग देख चुके हैं कि पश्चिम में था, ठीक है, जिसमें प्रशासनिक केंद्र था। तो आमतौर पर जो कुलीन वर्ग था वो पश्चिमी भाग में दुर्ग में रहता था, ठीक है। और जो निचला शहर था जो पूरब में था वहां पर जनसाधारण, ठीक है। तो दोनों की बस्तियां अलग अलग थी। दूसरा कैसे पता चलता है कि दो अलग अलग वर्ग थे, तो समाधान के तरीके, हड़प्पा के लोगों की मृत्यु के बाद उनको दफनाया जाता था, और दफनाने के में जो जो पैटर्न था उस पैटर्न से पता चलता है। जैसे आप देखिएगा कि जो संपत्तिशाली वर्ग के लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे उनको जो दफनाया गया है, तो उनका जो कब्र है आपको साधारण दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, जो संपत्तिशाली वर्ग है उनके कब्रों में देखिएगा ईंटों से बना हुआ है और पॉलिश किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो साधारण वर्ग है उनके कब्र साधारण, साथ ही साथ उच्च वर्गों के लोगों के समाधान में उनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं भी दफन की जाती है। लेकिन साधारण वर्ग के लोगों में ऐसी वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो दो चीज, एक तो बस्तियों का विभाजन और समाधान की प्रणाली, इससे हमको पता चलता है कि समाज जो है वो बटा हुआ। साथ ही साथ वहां पर जो विलासिता की वस्तुएं थी, ठीक है, जो बर्तन थे, वहां देखेंगे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कीमती बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कीमती बर्तनों के अवशेष कुछ घरों से मिले, तो इससे पता चलता है कि वहां पर समाज में विभाजन था। दूसरा एक प्रश्न है कि क्या समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। तो हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं काफी संख्या में, इससे अनुमान लगाया गया है कि शायद वो समाज मातृसत्तात्मक था। लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि समाज केवल मूर्तियों के आधार पर, ठीक है। इसके लिए कई सारी अन्य विशेषताओं का भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि समाज मातृसत्तात्मक था, स्त्रियों की केवल मूर्ति के आधार पर, ठीक है। अब समाज जो में जो लोग रहते थे, मातृसत्तात्मक किसे कहते हैं? मातृसत्तात्मक एक ऐसी व्यवस्था है जिस समाज में स्त्रियों की प्रधानता होती है, जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण संपत्ति का अधिकार मातृ स्त्री पक्ष के से पास होता है, होता है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार स्त्री के पास होता है, उसमें माता से पुत्री को संपत्ति मिलता है, ठीक है। और पितृसत्तात्मक में क्या होता है, पिता से पुत्र को, पिता को या पुरुष को ज्यादा अधिकार मिलता है, होता है, ठीक है। अब देखिए तो हड़प्पा का जो मातृसत्तात्मक में माता से पुत्र को ना मिलता है क्या? देखिए माता से पुत्र को नहीं मिलता है मातृसत्तात्मक समाज में। ऐसा समाज भारत में अभी भी है, आप ट्राइबल्स एरिया में चले जाइएगा, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी में, तो वहां पर आज भी ये है। मणिपुर के क्षेत्र में चले जाइएगा तो वहां भी आज भी ये आपको दिखाई देगा, ऐसी सब जो ये सब समाज है। मणिपुर, नागालैंड, इम्फाल में ये सब है। नागालैंड में पूरी तरह से नहीं, लेकिन आपको मणिपुर में ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। अब हम लोग आते हैं कि वेशभूषा कैसा था। तो हड़प्पा की जो मूर्तियां मिली इसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि वो कॉटन के कपड़े पहनते थे, ठीक है। और नर्तकी की मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है कि ज्वेलरी भी पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे। खान पान किस तरह का था, तो वेजिटेरियन खाना, ठीक है। वेज जो हम लोग फसलों की चर्चा कर चुके हैं, गेहूं और जौ उनका मुख्य था अनाज, ठीक है। इसके अलावा अन्य सारे अनाजों को भी उनका भोजन में शामिल था। हम लोग ये भी नहीं कह सकते थे कि नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, क्योंकि जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मछली का भी वो लोग मछली को भी अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करते थे। हड़प्पा की भाषा और लिपि कैसी थी, तो उनकी लिपि चित्रात्मक लिपि है, और उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है, चित्रात्मक लिपि है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस प्रकार से हड़प्पा की समाज की ये सब विशेषताएं हैं। अब देखिए जो समाज है इसमें थोड़ा बहुत विभाजन भी है, लेकिन इनकी जो अपनी विशेषताएं हैं वो एक समान है। कुछ हड़प्पा का जो धर्म है, वहाँ का धार्मिक विश्वास कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, तो हड़प्पा की सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई पूजा करने का कोई मंदिर की तरह का भवन वहां नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी जैसे वर्तमान में जो हम लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो वैसा कोई संरचना वहां नहीं मिला है। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक स्नान गृह मिला है, एक विशाल स्नानागार मिला है, जिस अनुमान लगाया गया है स्थल था। आज भी लोग
देखिएगा कि कई सारे अनुष्ठानों के लिए, पूजा पाठ के लिए हम लोग कहीं पर जाकर नहाते हैं, किसी पवित्र तालाब में या नदी में या गंगा नदी में स्नान करते हैं। तो उसी तरह से माना गया कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है वो भी उसका धार्मिक महत्व था। वहाँ अनुष्ठानों के लिए लोग जमा होते थे और उसमें स्नान करते। ठीक है, तो पूजा स्थल जो है मंदिर नहीं मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागिरी है जो धार्मिक महत्व का केंद्र था। हड़प्पा के लोग कई तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे। पुरुष देवताओं, कई सारे पुरुष देवताओं की पूजा का प्रमाण मिल रहा है। इसमें प्रमुख है पशुपति की मूर्ति मिली, एक मुहर मिली है जिसमें पशुपति का चित्र है। ठीक है, पशुपति की तुलना, तो 3 सर वाली मूर्ति मिली है ना? क्या 3 सर सर वाले? वाली। हाँ, 3 सर वाले में कई सारे पुरुष देवताओं की मिली है। पशुपति सबसे प्रमुख है जिसकी तुलना शिव से की गई है। अभी जो वर्तमान में शिव भगवान है उससे तुलना की गई है। उसके अलावा मातृ देवी की मूर्तिकाएं मिली है। ठीक है, मातृ देवी की मतलब स्त्रियों की पूजा का प्रमाण मिला है। पकी मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की प्रकृति देवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से प्रकृति देवी की पूजा का प्रमाण मिला है। नेचर को भी पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्षों की पूजा, ठीक है, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा, और भी कई सारे महत्वपूर्ण वृक्षों की पूजा। पशुओं की पूजा का प्रमाण मिला है। पशुओं में महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला गैंडा और दूसरा कुबर वाला बैल, ठीक है, इनकी पूजा का भी प्रमाण मिला है। अन्य कई सारे प्रतीकों का, जैसे शिवलिंग का भी पूजा करते थे। अग्नि पूजा का भी प्रमाण मिला है। स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्हों की पूजा का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा के लोगों के जो धार्मिक विश्वास है वो अलग अलग तरह के थे। ठीक है, और उनके पूजा स्थल, उनकी वहां मिली मूर्तियों से हमको प्रमाण मिला है कि पुरुष देवताओं की भी पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, और प्रकृति की भी पूजा होती थी, नेचर की भी पूजा करते थे। ठीक है, वृक्षों की भी पूजा करते थे और पशुओं की भी करते थे। आज के समाज से भी आप तुलना करेंगे तो आज के समाज में भी कई सारे ऐसी विशेषताएं मौजूद थे। आज भी हम लोग देखेंगे कि पीपल के पेड़ की आज भी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, पशुओं में भी आप देखेंगे कि सार आता है तो उसकी पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो कई सारी विशेषता आपको वर्तमान समाज में भी दिखाई देती। इसके अलावा मृतकों का अंतिम संस्कार को भी पवित्र माना जाता था। शवों को दफनाने के कई तरीके थे। शवों को दफनाया भी जाता था, उनको जलाया भी जाता था। ठीक है, तो शवों के निस्तारण की कई सारी पद्धतियां थी हड़प्पा। हड़प्पा के लोग धार्मिक रूप से सर वहाँ पर तो 3 प्रकार के 3 तरह के मिलते थे। ठीक है, जलाना भी है, दफनाना भी है, सबों को खुले में छोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो 3 तरह के वहां पर है। तो अंतिम संस्कार का लेकिन धार्मिक महत्व था। जैसे आज भी अंतिम संस्कार को हम लोग धार्मिक महत्व की चीज मानते हैं। आज भी देखिएगा क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ एक पूरा संस्कार होता है। उसका 13 दिन का पूरा एक 13 दिन का एक सिस्टम होता है। ठीक है, माना जाता है कि जलाने के बाद हम लोग पूजा पाठ करेंगे, फिर 13 दिन चलता है, बाद में पूजा होता है। तो उसी तरह से अंतिम संस्कार को भी का भी धार्मिक महत्व था वहाँ। ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ देखते हैं कि कलश में मृत्यु के बाद जला के और राख को कलश में डाल के मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता। कलश समाधान का भी प्रमाण है। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो है अंधविश्वास, जादू टोना में भी विश्वास करते थे। कई तरह के ताबीज मिले हैं। उन ताबीजों से यह अनुमान लगाया गया है कि वहाँ के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा की जो धार्मिक प्रणाली है उसमें विविधताएं थी, क्योंकि धर्म अपना आकार ले रहा था, धर्म का स्वरूप निश्चित नहीं हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान धर्म के समान नहीं था, बिल्कुल जैसा अभी का धर्म वैसा नहीं था, लेकिन कई तरह के हम लोग धार्मिक प्रणालियां हड़प्पा की सभ्यता में देखते हैं। ठीक है, जिसमें पुरुषों की भी पूजा है, ठीक है, पुरुष देवता की, स्त्रियों की भी पूजा है, और फिर बाकी। अब लास्ट जो है हम लोग आते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी के पतन के, कि पतन के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, और क्या इस सभ्यता का पतन हो गया पूरी तरह से, या इस सभ्यता के जो बस्तियां थी वो पूरी तरह से उनका पतन नहीं हुआ। तो देखिए, सभ्यता के पतन के संबंध में कई सारे कारण दिए गए, कई सारे विद्वानों ने अलग अलग कारण दिए। जैसे एक विद्वान है व्हीलर, उन्होंने माना कि सभ्यता का कारण आर्यों का आक्रमण है। उन्होंने माना कि इंद्र है सभ्यता का अंत जो हुआ हड़प्पा सभ्यता का, वो आर्य एक विदेशी जाति थे, उस जाति ने हड़प्पा पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यहाँ के सारे लोगों को मार दिया, इससे सभ्यता का अंत।
ठीक है। तो कई सारे विद्वान बाह्य आक्रमण को कारण मानते हैं, ठीक है। इसमें व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वान प्रमुख है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा कोई आई, कोई महाभयंकर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या नदी जो थे उस क्षेत्र में उनका मार्ग परिवर्तन हो गया, इसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। इसमें रैक्स है, एम आर साहनी है, लैम्बलिक है, इन लोगों ने माना कि प्राकृतिक आपदा के कारण सभ्यता का पतन। कुछ विद्वान है जिसमें प्रमुख है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने माना कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी हड़प्पा की, और प्राकृतिक संसाधन सीमित थे। जनसंख्या का दबाव प्राकृतिक संसाधन पर इतना ज्यादा पड़ा कि सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। तो कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि हड़प्पा की सभ्यता अचानक से खत्म नहीं हुई, ठीक है। सभ्यता की निरंतरता बनी रही, ठीक है। सभ्यता के शहरी केंद्र खत्म हो गए। शहरी केंद्रों में जो एक समान ईंटों का आकार था, एक समान मुहर थे, ठीक है, लिखने की प्रणाली थी, लिपि थी, ये सारे धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन ग्रामीण बस्तियों के रूप में सभ्यता बना रहा, और उन्हीं ग्रामीण बस्तियों से बाद में हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का, वैदिक संस्कृति है। तो सभ्यता का अचानक से पतन नहीं हुआ, एक लंबे प्रोसेस में, एक लंबी प्रक्रिया में सभ्यता का पतन हुआ, और धीरे धीरे फिर ग्रामीण बस्तियों के रूप में वो सभ्यता की निरंतरता बनी रही, ठीक है। और आज भी हम भारत में अपने समाज में हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमाण देख सकते हैं। जैसे धार्मिक परंपराओं में शिव की पूजा हम लोग आज भी करते हैं, पीपल के वृक्ष की आज भी करते हैं, एक सिंगी वृषभ की आज भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन को आज भी हम लोग जो है मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, ईंट जो बने होते हैं हमारे आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कई सारी विशेषताएं हैं वो आज भी चली हुई है। तो हम लोग ये जो पूरा हड़प्पा का सभ्यता है, इसको ये नहीं मानना है कि एक बार खत्म हुआ, एक लंबी प्रक्रिया में इसकी समाप्ति हुई, ठीक है। इसलिए ये माना जाता है कि हड़प्पा की सभ्यता का मैच्योर फेज, जो परिपक्व अवस्था थी, उसका जो समय है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो कहा गया कि मैच्योर फेज क्या है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा, ठीक है। ये हड़प्पा की सभ्यता का विकसित अवस्था माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये जो क्लास है, इस क्लास में मैंने कोशिश की कि हड़प्पा सभ्यता के सारे पहलुओं से आप उनको चर्चा कर दें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा ये आप लोग इस बार के लिए, आप लोग के लिए वो प्रश्न आप लोग चाहे तो नोट कर ले। प्रश्न इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का उल्लेख करें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का उल्लेख करें, ठीक है। दो प्रश्न आता है इस चैप्टर से आपको आमतौर पर, एक नगर नियोजन से आता है, नगर नियोजन आ चुका है, ठीक है, पिछले बार। तो इस बार आप लोग सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का बहुत चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। उत्तर लिखने में आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर आप लोग का पहला जो पार्ट होगा भूमिका होगा, परिचय, थोड़ा सा परिचयात्मक आप 3-4 लाइन का, सभ्यता कब था, कहाँ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन पार्ट होगा, मेन बॉडी, उसमें आर्थिक दशा के जो जो पॉइंट बताए, कृषि, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, फिर समाज के बारे में, ठीक है, समाज में विभाजन था कि नहीं, मातृसत्तात्मक था कि नहीं, ठीक है, वेशभूषा, खान पान, लिपि। फिर धार्मिक दशा के बारे में आप चर्चा कीजिएगा अपने आंसर में, ठीक है, कि धर्म कैसा था, मंदिर मिले हैं कि नहीं, धार्मिक मूर्तियां किस तरह की थी, ठीक है, वृक्ष की, पशु पक्षी, सबकी चर्चा करिएगा। फिर निष्कर्ष में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, सामाजिक एक निष्कर्ष छोटा सा लिखिएगा। तो इस तरह से पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। 3 पार्ट में उत्तर जरूर इसको लिखिएगा, भूमिका, ठीक है, दूसरा पार्ट मेन बॉडी, तीसरा निष्कर्ष। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर 2500 से 1500 का जो टाइम पीरियड दिया गया है, एक्यूरेट टाइम तो यही रहता है, बिकॉज यही हर बुक में मिलता है। देखिए एक्यूरेट टाइम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा आपको मिलेगा 2600 ईसा पूर्व से, हेलो, 1900 कार्बन 14 टिकट है सर। आप देखिए आरसी डेटिंग, जो रेडियो कार्बन, देखिए ये अलग अलग लोगों ने कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, आरसी डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है।
तो रेडियो कार्बन डेटिंग में ये कहा गया 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व, ध्यान में रखना। रेडियो कार्बन डेटिंग वो क्या है? तो हेलो सर, एक क्वेश्चन है जो हाँ, सभ्यता का जो पतन का एग्जैक्ट डेट मतलब क्या है इसका? सभ्यता के पतन का भी देखिए एग्जैक्ट डेट जो है हड़प्पा में कहना हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं कहेंगे। जो इसकी विकसित अवस्था थी वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक थी। 1900 ईसा पूर्व के बाद फिर 1300 ईसा पूर्व तक इसका धीरे धीरे पतन हुआ, ठीक है। हेलो 1300 ईसा पूर्व तक ये चलती थी। और इस सर, समय आप हाँ why sir, why Mohenjo-daro is called the city of the dead city, but not on Harappa city? Mohenjo-daro is called city of dead city because in Mohenjo-daro there is a place called DR area, ठीक है। And in that place there are many bodies found. So the archaeologists termed that place as dead city on the basis of the dead bodies found in DR area of Mohenjo-daro. They have predicted that there will be an external invasion, and so the Sabata. Thank you, Rohit sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
Abhimanyu sir, you can start. Okay, thank you. Oh, rest of the student, please mute yourself. आज हम लोग BA पार्ट 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के इतिहास का जो सिलेबस है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति के ऊपर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे और पहले 50 मिनट जो है मेरा ये प्रयास होगा कि हम जो है अपना लेक्चर डिलीवर करें, आपको जो है औद्योगिक क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक जो सूचनाएं या जानकारी है वो आपको बताएं। उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में आप लोगों की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर जो है हम लोग आएंगे और तब जो है जिसको जो समस्या होगा, जो क्वेश्चन करना होगा वो हम लोग 10 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में करें। तो आज जो है सबसे पहले किसी ने कुछ कहा? बोले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सारे लोगों को मेरा जो है सुप्रभात है। ठीक है, सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे, रिक्वेस्ट है, इसलिए कि जो है उससे थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस आता है बैकग्राउंड साउंड का। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलो जी सर, बिल्कुल सर। आज हम लोग एक्चुअली औद्योगिक क्रांति के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे और मुख्य रूप से इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई उसके बारे में जानेंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे उनको जानेंगे। औद्योगिक क्रांति जो हुआ तो उसके बाद उस समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, राजनीति पे और विश्व के परिदृश्य पे जो है विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक संगठन है उस पे क्या प्रभाव पड़ा, उन सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे उद्योग, औद्योगिक का क्या मतलब होता है? औद्योगिक का शाब्दिक अर्थ होता है जो उद्योग से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे कि पुराने जमाने में या जो आरंभिक दौर में जो है जब मानव सभ्यता का विकास अगर एंशिएंट टाइम से अगर देखेंगे तो जो अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं का निर्माण जो है लोग अपने घरों में सामान्य रूप से जो शिल्प कला के रूप में करते थे। ठीक है, लेकिन यूरोपीय देशों के द्वारा जब पुनर्जागरण का दौर आता है मध्यकाल के बाद, तो पुनर्जागरण के दौरान जो है कई नई चीजों के बारे में, कई नए ज्ञान के बारे में, जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में, साइंस के बारे में, है ना, हर क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक विकास का जो है दौर प्रारंभ होता है। और उस वैज्ञानिक विकास के कारण हम लोग देखेंगे कि पूरे दुनिया के लोगों का आपस का जो संपर्क है वो तेजी से बढ़ता है और उससे लोग एक दूसरे के ज्ञान से जो है आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के ज्ञान के प्रति जो है वो लोग जागरूक होते हैं, उनसे जो है परिचित होते हैं और उससे क्या होगा कि पूरे विश्व के सामान्य ज्ञान जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। हम लोग यहाँ औद्योगिक क्रांति के बारे में जब बात करें तो औद्योगिक क्रांति का सिंपल सा तात्पर्य ये है कि औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया थी या वह स्थिति थी उद्योगों में वस्तुओं के निर्माण के दौरान के लिए जिसमें कुटीर उद्योग या जो घरेलू उद्योग थे, उस घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग में जो वस्तुओं का जो उत्पादन होता था वो उस उत्पादन का वो स्थान जो है घरों से शिफ्ट हो गया। कहाँ? उद्योग। उद्योग किसको कहते हैं? अगर आज हम लोग जो है तुम लोग अगर लेबर एंड सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट अगर कभी पढ़ो, जैसे बीपीएससी वगैरह की तुम लोग तैयारी करोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है आता है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, है ना। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो है सब्जेक्ट, उसमें उद्योग की परिभाषा दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि ऐसा जो संस्थान या ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे विद्युत चालित मशीनों के द्वारा कम से कम 10 व्यक्ति जो है एक जगह काम करें तो वैसे स्थान को उद्योग कहते हैं। प्राचीन काल में या जिस समय जो आधुनिक युग का जो प्रारंभ हुआ था उस समय जिस दौर का हम लोग औद्योगिक क्रांति की चर्चा कर रहे हैं उस समय उद्योग की ये परिभाषा जो है निश्चित रूप से नहीं थी, परंतु इतना था कि वहां पे भी जो ग्रामीण या घर में जो कुटीर उद्योग जो होता था, घर में जो वस्तुओं का उत्पादन होता था वो उत्पादन घर से निकल के जो है एक बड़े क्षेत्र तक पहुंचा, यानी एक विशाल बिल्डिंग के अंदर जो है कई लोग, परिवार से बाहर के भी लोग, कुटीर उद्योग में क्या होता था कि सिर्फ परिवार के लोग जो है वो वस्तु का उत्पादन की गतिविधि में जो है संलग्न होते थे। लेकिन अब औद्योगिक इकाई का जब गठन हुआ
तो उस औद्योगिक इकाई के गठन में हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक परिवार के सदस्यों के द्वारा के काम करने में सिद्धहस्त है। वो लोग एक जगह एकत्रित होकर और वहां पे जो है उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करते थे, और इस उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हस्तचालित मशीनों के स्थान पर जो है मशीन चालित जो शक्ति चालित जो है, शक्ति मतलब पावर, ठीक है। आज जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस जमाने में कुछ और साधन थे, जैसे कोयला था या जलवाष्प की शक्ति थी, ठीक है। उन शक्तियों के माध्यम से जो है मशीनों को चलाया जाता था और इस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया को ज्यादा तेज किया जाता था। तो ये जो है कुछ कारण है। अब ये जो है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप है, यानी कि एक ही छत के नीचे जब बड़े मात्रा में उत्पादन की प्रक्रिया को मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो है औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। अब ये क्रांति शब्द जो है, उसके साथ क्रांति शब्द इस्तेमाल होता है। औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। क्रांति का क्या मीनिंग हुआ? जब किसी पारंपरिक सिस्टम को हम लोग बहुत तेजी से बदल दें, है ना, या कोई भी जो है तुम्हारा जो इच्छुक जो सुधार है या डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए हम जो शीघ्र जो प्रयास करते हैं, तीव्र गति से जो प्रयास करते हैं, उसके लिए हम लोग क्रांति शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का भी क्या मीनिंग हुआ कि उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन में जब बड़ा परिवर्तन हुआ, तेज गति से उसमें उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई विभिन्न कारकों के कारण, तो उसको हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। हम लोग जो है वन बाय वन सिस्टमेटिक तरीके से जो है उनके कारणों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कारण कई हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला कारण जो तुम लोग को समझाए थे कि पुनर्जागरण के कारण जो व्यवस्था, जो समाज में विकास की परंपरा विकसित हुई थी, सामंतवादी जो ढांचा होता था, वो सामंतवादी ढांचा जो है वो क्या हुआ, टूटने लगा था, और वाणिज्य व्यापार का जो है विकास हुआ था। हम लोग पुनर्जागरण को अगर तुम लोग थोड़ा सा पढ़े हो तो उसमें देखोगे कि पूरे दुनिया के जो देश थे, खास करके यूरोप और अमेरिका के इलाके के जो देश थे, उन देशों के द्वारा जो है समुद्री यात्रा या समुद्री मार्गों की खोज की गई। हम लोग जैसे बोल देते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया था, तो क्या भारत को इसके पहले कोई नहीं जानता था? पूरा दुनिया जानता था भारत को सोने की चिड़िया के रूप में। तो फिर वास्को डी गामा को हम क्यों जो है जिम्मेवारी देते हैं, या क्यों उसको उसको बोलते हैं कि उसने भारत की खोज की थी? वास्को डी गामा ने वास्तव में भारत की खोज नहीं की थी। वास्को डी गामा ने वास्तव में यूरोप से लेके भारत तक के समुद्री यात्रा का जो मार्ग है, उसको जो है फाइनली जो है खोजा था, और इसलिए जो है कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की। तो हम लोग वन बाय वन जो है औद्योगिक क्रांति के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था। यहाँ देखो, औद्योगिक क्रांति का जो पहला कारण लिखा हुआ है, वो पहला कारण है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति से संदर्भ यह है कि इंग्लैंड में और यूरोप में, ठीक है, पुनर्जागरण की प्रक्रियाओं के दौरान जो है जब ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, तो कृषि के क्षेत्र में भी विकास हुआ, ठीक है। कृषि का क्षेत्र में विकास होने का कारण क्या था? हम लोग देखेंगे कि पुराने समय में पूरे दुनिया के देशों में अगर जाएंगे तो कृषि का क्षेत्र काफी छोटा छोटा होता था, यानी हर परिवार के का जमीन, अभी तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो हम लोगों को ज्यादा बेटर जो है समझ में आता है कि कैसे जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आने के बाद जमीन का बंटवारा हो जाता है, और जमीन का जो आकार जो पिता के समय था, वो जो है पुत्र के समय आते आते वो छोटा हो जाता था, क्योंकि वो बढ़ जाता था। तो इसलिए जो है उस जमाने में छोटा छोटा जो है जमीन का टुकड़ा होता था, और उस जमीन के टुकड़े से अपना जो भरण पोषण करने लायक कृषि का कार्य होता था इंग्लैंड में। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। हम लोग देखेंगे कि वाणिज्य और व्यापार जो है, विदेशों के साथ वाणिज्य व्यापार करने के बाद जो है कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास जो है पैसा काफी मात्रा में था। तो उन लोगों ने क्या किया कि राजतंत्र के जो राजा और जो राज अधिकारी थे, उन लोगों पर जो है दबाव बनाना शुरू किया कि वो कृषि के क्षेत्र में सुधार करें। और हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो वहां देखेंगे कि 30 साल के अंदर 1780 से लेके 1810-30 ईस्वी तक के हम लोग देखेंगे कि लगभग 1000 प्रकार के कृषि कानून जो है इंग्लैंड में लागू किए गए थे, और इन 1000 प्रकार के कृषि क्या बोले कानूनों सर? के माध्यम से सर क्या बोले सर?
सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं सुने सर। सर इसमें कितना बोले सर, कितना हम इसी लोग बोले सर? बात कर रहे हैं कि कृषि क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड में जो कृषि क्रांति हुआ उसमें उसका जो कारण क्या था उसको समझते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो पूंजीपति लोग थे या बड़े जो जमींदार थे, उनका जो लालच था वो छोटे छोटे किसानों का जमीनों को हड़पने का था। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो राजा के अधीनस्थ जितने अधिकारी और जो सांसद वगैरह उस जमाने में वहां रहते थे, पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनको रिझाकर, उनको पैसे देकर और उनको अपने तरफ करके उनको जो है कृषि में सुधार के लिए बहुत सारे कानून जो पूंजीपतियों के पक्ष का होता था, तो वो जो है कानूनों को लागू करवाने के लिए, नए नए कानून बनाने के लिए जो है प्रेरित किया गया। और 30 से 40 साल के अंदर इंग्लैंड में लगभग 1000 प्रकार का कृषि कानून बना था। और उस कृषि कानून का सीधा सीधा फायदा जो पूंजीपति भूमिपति थे, जो सामंत तरह के लोग थे, जिसके पास जो जमींदार वगैरह के लोग थे, तो उस तरह के लोगों को यह सुविधा हुआ कि वो छोटे छोटे किसानों का जो जमीन है उसको खरीदते। इसी में एक जो कानून था सबसे इंपॉर्टेंट कहलाता था फेंसिंग एक्ट या घेराबंदी कानून। ठीक है, तो ये जो घेराबंदी कानून था उसके तहत क्या किया गया कि जमींदारों को या हर व्यक्ति को यह अधिकार मिला कि वो अपने कृषि क्षेत्र के विकास के बाद उस जमीन की जो है घेराबंदी करे। जमीन की घेराबंदी करने का 2-3 फायदा हुआ कि एक तो विशाल क्षेत्र में जो है घेराबंदी जब हुआ तो वो आपस का जो डिस्प्यूट जमीन को लेकर होता था, बॉर्डर को लेकर होता था, वो सब समाप्त हुआ। और कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन जो घेराबंदी होता था उसके अंदर जो है, अभी भी तुम लोग जो है फॉरेन का डिस्कवरी चैनल वगैरह देखो, पशुपालन पे बहुत सारा जो है प्रोग्राम आता है, तो उसमें देखोगे कि वो लोग क्या करता, बाड़ा बनाता है, चाहे गाय हो, सुअर हो या जिस चीज का भी वो लोग जो है उसको एक बाड़ा में बांध के जो है सब तरफ से घेर के विशाल क्षेत्र तक, और उसमें जो है उसको चरने के लिए छोड़ देता है, ताकि किसी प्रकार का जो है उसके साथ, जैसे किसी दूसरे के खेत में गया, उसका चर लिया, उससे जो है लड़ाई विवाद होता था, तो ये सारे समस्या का समाधान हुआ। तो इस प्रकार जो है जो घेराबंदी कानून आया या कृषि क्रांति आया, तो उसमें जो बड़े बड़े जो भूमिपति थे उनके पास विशाल भू क्षेत्र हो गया कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए और पशुपालन को संपन्न करने के लिए। लेकिन जो किसान थे, छोटे किसान, उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। उन लोगों को मजबूरी में जो है अपना जमीन बेचना पड़ा, और वो लोग जो थे उन लोगों को कृषि मजदूर के रूप में जो आरंभ में अपना जीवन शुरू किया था, लेकिन बाद में भूमिपतियों के दबाव के कारण, उनके शोषण के कारण वो लोग कृषि के क्षेत्र से हटकर नए रोजगार की, नई और जो रोजगार का अवसर था उसकी तलाश में आगे बढ़े। और ये अवसर उसको कहाँ मिला, युगों की स्थापना में मजदूर के रूप में काम शुरू। सर घेराबंदी कानून का फिर से रिपीट कर दीजिए। घेराबंदी कानून का मतलब, घेराबंदी क्या होता है, बाउंड्री करना। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, जैसे अभी गांव देहात में क्या होता है कि खेती के, जैसे अभी खेती समाप्त हुआ, फिर नए से खेती होगा तो ट्रैक्टर से कोई जोत देगा खेत, तो पता चला कि जो आड़ होता है जमीन का दो लोगों का, वो आड़ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा ना, और उसके बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगा कि तुम मेरा जमीन को इतना ले लिया बढ़ के, तो तुम मेरा जमीन को चाप लिया, होता है ना। तो इस तरह के विवादों से बचने के लिए क्या किया गया कि ब्रिटेन में एक कानून लाया गया, घेराबंदी कानून। उसके तहत लोगों को ये आजादी मिली कि सभी लोग अपने अपने जमीन की घेराबंदी कर सके। ठीक है, और जमीन की घेराबंदी करने के बाद क्या हुआ कि उस जमाने में जो आधुनिक टेक्निक थे, उन आधुनिक टेक्निकों के इस्तेमाल से जो है, जो जमींदार था या जो बड़े भूमिपति थे, वो कृषि का उत्पादन में जो है बढ़ोतरी किए। अब जैसे ट्रिलर मशीन, तुम लोग जानते हो ट्रिलर मशीन क्या होता है। आज के जमाना में तुम लोग अगर गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो तो कुछ मशीन आते हैं बीज बोने वाले। ठीक है, एक साथ जो एक लेबर जो मशीन से जितना वो क्या बोलते हैं बुआई कर सकता है एक लेबर, उतना काम को एक मशीन जो है 10 लेबर के बराबर जो बुआई का काम एक मशीन या उससे ज्यादा जो है लेबर के बराबर काम करता है। और वो जो है एकदम सिस्टमेटिक। उसमें क्या होता है, ट्रिलर मशीन एक तरह का जो है मशीन है जिसमें छेद और ऐसे हॉलो पाइप होता है बहुत सारा नीचे, तो उसको जैसे ही वो बटन पुश करते हैं तो वो क्या करता है कि जमीन में छेद
घुसता है वो, और एक बीज को वहां पे ड्रॉप करके वो आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक साथ 10 से 15, 20, 25 तक जो है छेद होता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बुआई का जो प्रक्रिया है वो तेज गति से चलता है। ठीक है, तो वो मशीन आया जिसके कारण जो है हम लोग देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में जो है क्रांति होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे एक और चीज को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि जैसे पशुपालन जो होता है, पहले क्या होता था कि पशुपालन जो है जंगली पशुओं के कारण जो है, जो पालतू पशु है उसका नुकसान होता था, या किसी दूसरे के खेत में जाने के कारण जो पशु को चढ़ जाएगा उसके कारण डिस्प्यूट होता था। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए जब घेराबंदी कानून लागू किया गया, तो अब क्या किया गया कि पशु जो चरने वाले पशु है, गाय भैंस वगैरह, बकरी भेड़ है ना, या सुअर भी जो है इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में देखोगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाला जाता है। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया, घेरा बना दिया गया, उसका बाउंड्री बना दिया गया, और उसके अंदर जो है उसको जो है खुले रूप से जो है स्वच्छंद रूप से जो है सर आवाज नहीं आता, सर आवाज नहीं आता सर। छोड़ दिया जाता। तो इससे पशुपालन में भी वृद्धि हुई, और फिर खेती का जो टेक्निक है उसके कारण जो है कृषि में भी विकास होता है। ठीक है, अब जो है नया दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे 5M सिद्धांत। क्या कहेंगे, 5M सिद्धांत। 5M, M का मतलब क्या हुआ, पहला M का मतलब हुआ मनी, मनी यानी पूंजी। ठीक है, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कुछ आधारभूत जो है तत्व होते हैं, आधारभूत आवश्यकता होती है। आधारभूत आवश्यकताओं को हम लोग 5M के Sir, माध्यम your voice is not audible. There may be some technical problem to your connection. Okay, my network is full, so you check your network or your device. Okay, my voice, other people are listening to me, other people are listening, सबको दूसरे लोगों को आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Now good. यस सर आ रही है। Okay, then whoever is not getting my voice, check your device or your connection problem. Don't disturb, please. Okay. Okay, sir. To be continued. Okay. Okay, I'm continuing. 5M सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। उस 5M सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो है, पहला जो M है वो क्या है, मनी। मनी का मतलब होता है पूंजी। देखो, किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए जो सबसे पहला जो चीज होता है वो पैसा। जिसके पास पैसा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्रीज, मित्तल इंडस्ट्रीज, तो बजाज इंडस्ट्रीज, तो महिंद्राज, टाटाज, है ना, इनके पास जो है पैसा है, तो वो क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। टाटा जो है आयरन और स्टील बनाता था, वो बाद में गाड़ी बनाने लगा। बाद में उसको लगा कि वो नमक भी बना सकता है, तो नमक में मार्केटिंग में पैसा लगा दिया, तो मसाला बेच रहा है। तो क्या है, पूंजी जो है एक आधारभूत आवश्यकता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। हम लोग देखेंगे कि जो पुनर्जागरण के दौर में पूरे विश्व में के जो समुद्री यात्राओं की खोज हुई है, समुद्री मार्गों की खोज हुई, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से कई लोग ऐसे व्यापारी हुए जो बड़ी मात्रा में पैसा कमाए। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो यहाँ से वो गोल मिर्च को खरीद के ले गया, और उस गोल मिर्च को वो किस दर में बेचा मालूम है, 600 गुना ज्यादा दर पे बेचा था उसको यूरोप में ले जाकर। यानी अगर वो 1 रुपया में गोल मिर्च को खरीदा होगा तो उसको 600 रुपया में जो है उसको बेचा। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? 700 गुना बोल रहे, 600 नहीं, 700 गुना ज्यादा में बेचे। यहाँ से बोले क्या बता मेरे ही ज्ञान पर आज भर रहो, आज भर मेरे ही ज्ञान तक रहते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे ज्ञान में आएंगे 10 मिनट लास्ट में है उस समय। ठीक है ना? तो ये जो है व्यापार था, सर एक बार गोल मिर्च के बारे में फिर से बताइएगा सर। किसके बारे में? गोल मिर्च के बारे में सर। गोल मिर्च देखो, तुम लोग जो है भारत के आदमी जो है 75 तरह का मसाला खाते हो, डेली मसाला ही खाते हो, सब्जी में खाते हो ना। लेकिन यूरोपीय समाज जो था उस जमाने में, उन यूरोपीय समाज के पास खाना को टेस्टी बनाने के लिए सिर्फ एक चीज था, वो था नमक। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस यूरोपीय प्रदेश में मसाला की खेती नहीं होती थी, और प्राचीन काल से ही जो है मसाला जो है भारत
और दक्षिण एशियाई जो देश है वहां से वहां के यूरोपीय देशों को जो है व्यापारियों के द्वारा ले जाया जाता था। उस मसाला में मुख्य रूप से गोल मिर्च जो है, आज भी तुम यूरोप का खाना देख लो, बड़ा बड़ा पिज्जा और ये वो, उसमें मसाला के जगह क्या रहता है, ठीक है। तो उस जमाने में जो है, जब व्यापार बहुत ज्यादा समुन्नत नहीं था, तब यहाँ से गोल मिर्च जो है, वास्को डी गामा के बारे में चर्चा मिलता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो यहाँ से अपने यात्रा में जब वो लौटा था यहाँ से, तो वो अपने साथ जो है पूरा जहाज भर के जो है गोल मिर्च ले गया था। और उस गोल मिर्च को वो 600 गुना अधिक दाम पर, 600 गुना अधिक, जितने दाम में वो खरीदा उसको 600 से गुना कर दो, उतने दाम से जो है उसको ले जाके यूरोप में, पुर्तगाल वगैरह में बेचा था, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा पैसा आया। तो जिन बिजनेसमैन के पास पैसा होता था, उन लोगों के द्वारा उद्योग पे जो है उद्योगों की स्थापना के लिए उस पैसा का निवेश किया गया। यानी यूरोपीय समाज के पास और इंग्लैंड के पास जो है कुछ ऐसे व्यवसायी थे जो उद्योगों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, तो पूंजी जो है उनके पास था। दूसरा चीज मशीन, हम लोग देखेंगे कि मशीन का जो है खोज वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जो उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है, वो उत्पादन की प्रक्रिया जो है मशीनों के माध्यम से किया जाता है। तो उस जमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के कारण अलग अलग क्षेत्र में जिन मशीनों की आवश्यकता हो सकती थी, उन मशीनों के ऊपर अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया, और उसके लिए जो है आवश्यक जो है मशीन का जो है निर्माण किया गया। जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर ले कि जो वस्त्र उद्योग था, ठीक है, वो वस्त्र उद्योग की अगर हम लोग बात करें, तो वस्त्र उद्योग जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे धागा बनाना जो है एक प्रमुख प्रक्रिया है, ठीक है। तो धागा बनाने के लिए पहले हर एक व्यक्ति जो है एक धागा की कताई करता था, लेकिन उसी समय एक जो है मशीन बनाया गया, जॉन के नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक मशीन बनाया जिसको हम लोग फ्लाइंग शटल कहते हैं, या उड़ती तुरी के नाम से हिंदी में अगर बोलो तो वो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली धागा काटने के लिए आज भी खादी ग्रामोद्योग वगैरह में जो है हाथ से ही धागा का जो है कटाई किया जाता है, यानी धागा बनाया जाता है। तो एक आदमी जो है एक तकला से, एक तकला जैसे एक लकड़ी जैसा रहता है, गुल्ली डंडा अगर खेले हो तो गुल्ली जो होता है उसके जैसा जो है एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसमें धागा से रुई से ऐसे ऐसे घुमाते और तकला को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते, तो वो रुई राउंड होते होते धागा का निर्माण करता है। तो एक व्यक्ति एक धागा का निर्माण करता था, लेकिन जॉन के द्वारा जो है 1735 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में जॉन के नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसे मशीन का निर्माण किया जिसको जो है फ्लाइंग शटल कहा जाता है। और इस फ्लाइंग शटल मशीन में एक बार में 8 धागा, सोच लो, यानी 8 लेबर का काम कौन कर रहा है, कितना लेबर, एक लेबर और एक मशीन के मदद से हो रहा है, यानी 8 धागा जो है एक बार जो है बुना जाने लगा। तो मशीन का खोज हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको और भी एडवांस करने के लिए जो है वाटर फ्रेम का निर्माण हुआ। वाटर फ्रेम के बाद जब आगे हम लोग इसको बाद में भी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ जो है इन मशीन्स की चर्चा जब कर रहे हैं तो उस पर हम लोग हल्का सा चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर इस पे स्पेशल आएंगे कि वस्त्र उद्योग में क्या जो है टेक्नोलॉजी आया और कैसे उसमें विकास हुआ। तो मशीन में फिर देखेंगे कि जैसे कोयला का खदान था, तो कोयला के खदान में जो है पहले जो मशीन आता था उससे मोटर के, चूंकि कोयला का खान में पानी जमा हो जाता था या लोहा के खान में जो है पानी जमा हो जाता था, उस पानी को निकालने के लिए पहला मशीन का विकास जो है इंग्लैंड में हुआ। और बाद में जेम्स वाट जो है 1769 में स्टीम इंजन का जो निर्माण किया, वो एक्चुअली पुराना जो इंजन था उसी को एडवांस किया था, और उसमें जो है उसको एडवांस किया द्वारा जो है वो मशीन की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक तो उसमें ईंधन का खपत कम हो गया था, और दूसरा जो है वो उसके काम करने का जो तेजी है वो बहुत अधिक होता था। बाद के दिनों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे, या रेलवे में जो ट्रेन जो इंजन बना वो भी उसी का एडवांस रूप था जो स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। लोकोमोटिव जो कार वगैरह जो हम लोग देख रहे हैं उसमें भी 1812-13 में जो है वो लोकोमोटिव इंजन उसी के इस्तेमाल से बना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए जो अलग अलग प्रकार का जो मशीन है उसका जो है वैज्ञानिकों या उस आज के जैसा वैज्ञानिक उस जमाने में नहीं था,
उस जमाने में बेसिकली मशीन का खोज जो होता था वो जैसे कोई व्यक्ति जो उस मशीन का जिसको जरूरत है वो खुद से जो है काम करते करते उसको डेवलप कर लेता था। जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी हम लोग जो है हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसको लंबरगिनी कार जो है काफी महंगा कार माना जाता है, दुनिया का बेहतरीन कार है। तो उसको उसको इच्छा था कि मेरे पास वो कार, और वो मैकेनिक था, लेकिन उसके पास वो कार आ नहीं सकता था, उतना पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, चूंकि वो मैकेनिक था तो वो मारुति 800 को ही जो है बॉडी को चेंज करके जो है उसको लंबरगिनी कार में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैकेनिक है वो अपना नया नया जो है प्रयास करता था, और वही प्रयास जो है धीरे धीरे आगे चल के जो है बड़ा रूप धारण करता चला गया, जिसको हम लोग आज जो है डिस्कवरी के रूप में पढ़ते हैं या रिसर्च के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा एम जो है वो है मैन पावर। मैन पावर का मतलब है मजदूर। उद्योगों की स्थापना के लिए मजदूर की आवश्यकता, सस्ते मजदूर की आवश्यकता जो है एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जैसे आज के जमाने में जितना भी प्रोडक्शन होता है पूरे इंडस्ट्रीज का, पूरे दुनिया का जो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट जो है तुमको चाइना वगैरह में दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट काफी सस्ता है। हम लोग पढ़े थे कि कृषि क्रांति के दौरान तुमको बताए कि बहुत सारा छोटे छोटे जो कृषक थे उन लोगों ने अपनी जमीन को मजबूरी में, चूंकि उसको ऊंचा दाम मिल रहा था पूंजीपति उसे, तो उसको बेच के जो है बेरोजगार हो गए। अब वो रोजगार के लिए उनको मौका मिला कहाँ? उद्योगों में। और वो सस्ता जो है जो मैन पावर या सस्ता मजदूर जो है लोगों को मिलने लगा, और इसलिए जो है मजदूर की उपलब्धता भी जो है औद्योगिक क्रांति के लिए यूरोपीय देशों में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था। तो ये तीसरा एम था। चौथा एम जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है यातायात के साधन। हम लोग देखेंगे कि यूरोप में कोयला की जब खुदाई शुरू हुई, ठीक है, तुम लोग अगर साइंस पढ़े होगे क्लास 10th में, तो कोयला का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब होता है तो कोयला के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारा उत्पाद मिलता है। उसमें एक उत्पाद कोलतार कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अलकतरा कहते हैं, ठीक है। तो वो अलकतरा की जब खोज हुई तो अलकतरा का इस्तेमाल जो है पक्की सड़कों के निर्माण के लिए किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि जैसे आजकल गांव देहात में हम लोग, अब तो गांव देहात में भी जो है पक्की सड़क है, लेकिन दरभंगा के क्षेत्र में कई बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो है, मेरा भी गांव है वहाँ, तो वहां जाओगे तो आज भी कच्ची सड़क ही तुमको मिलेगी। और जैसे ही ये अभी देखो बारिश हुआ तो वहां जो है बैलगाड़ी या कोई ट्रक ट्रैक्टर वगैरह का चलना जो है मुश्किल हो गया है, ठीक है, कच्ची सड़क के कारण। लेकिन उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जब अलकतरा का खोज हुआ तो अलकतरा के खोज के कारण जो है अब क्या हो गया, पक्की सड़कों का निर्माण हुआ। पक्की सड़कों के निर्माण का फायदा ये हुआ कि यातायात का साधन जो है सस्ता हो गया और तेज हो गया, ठीक है। यानी अब गाड़ी जो है तीव्र गति से जो है कच्ची सड़कों की तुलना में पक्की सड़कों पे गाड़ी जो है तेज गति से जो है चलती है। और इस रूप में हम लोग देखेंगे कि यातायात का साधन, एक तो रोड का जो है विकास हुआ। उसके बाद हम तुमको बताए कि जो जेम्स वाट के द्वारा जो स्टीम इंजन का निर्माण हुआ था, उसको एडवांसमेंट के द्वारा जो है 1812 ईस्वी के आसपास पहला लोकोमोटिव इंजन का निर्माण हुआ, यानी गाड़ी बनना शुरू हो गया। तो उससे भी जो है तीव्र जो है यातायात क्या बताया सर? विकसित हुआ। कितना इसी बताया सर? इसमें कितना बताया सर? 1812-13 इसमें सब मिलेगा, तुम लोग गूगल पे सर्च करो सब मिलेगा, ठीक है। कहीं नोट्स है, मटेरियल है, सीबीएसई एनसीईआरटी का बुक्स है, सारा है, सिर्फ सुनो बढ़िया से, उसके बाद जो है कहीं कोई समस्या नहीं है। और डेट एक चीज जान लो कि डेट जो है एक ही चीज जो है 3-3, 4-4 बुक में अलग अलग डेट मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, जैसे डेट में कंफ्यूजन हो तो वहाँ एनसीईआरटी का बुक को जो है परफेक्ट माना जाएगा, है ना, जो उसमें बुक में मेंशन किया गया है। तो इस सब कंफ्यूजन से अभी हम लोग बचते हैं क्योंकि समय कम है और उसको समाप्त भी करना है एक ही, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय देशों में, खास करके इंग्लैंड में जो है नहर को जो है नहर का जाल बिछाया गया, बड़ी नदियों को काट के नहर बनाए गए, और उन नहरों में जो है नाव वगैरह के नौकायन के द्वारा जो है जो जल संचार है उसको बढ़ाया गया। उससे भी सामान वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान, या यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। और 1813 ईस्वी में जो है एक स्टीमर का निर्माण किया गया पहली बार, और उस स्टीमर के आने के बाद जो है
इस जल जो नौकायन का जो मामला है उसमें जो है फिर तीव्र गति से जो है विकास हुआ, यानी कि जल यात्रा जो है वो ज्यादा आसान बन गया। फिर चौथा इसमें नेक्स्ट जो देखेंगे कि सड़क और नहर के बाद हम लोग बात किए थे कि जेम्स वाट का जो इंजन आया था, स्टीम इंजन, ठीक है, उस इंजन का इस्तेमाल जो है स्टीफेंसन नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1814 ईस्वी में एक मशीन जो है रेलवे का जो आरंभिक रूप है उसको विकसित किया था। ठीक है, आज जो ट्रेन का लंबा लंबा बॉगी देखते हो उस तरह का नहीं होता था बॉगी, वो 2-4 बॉगी या 1-2 बॉगी ही उसके साथ जो है इंजन के साथ कनेक्ट होता था, है ना, और सामने में कोयला डालते जाता था, उसके भाप से वो चलता था रेलवे लाइन पे। तो हम लोग देखेंगे 1814 में स्टीफेंसन के द्वारा जो है वो रेलवे का पहला इंजन का जो है निर्माण हुआ, और बाद में 1829-30 में जो है हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड का जो 2 शहर है, उन 2 शहरों के बीच में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से स्टीफेंसन का वो रेल इंजन जो है वो सक्सेसफुली चला, यानी पहली बार रेलवे जो है वहां पे आया। और 2 दशक के अंदर ये बोला जाता है कि पूरे इंग्लैंड में 6,500 किलोमीटर नहीं मील, वहां पे माइल का जो है वो लोग दूरी नापने के लिए माइल सबका इस्तेमाल करता है यूनिट का, तो 6,500 मील जो है रेलवे लाइन बिछाया गया। और ये रेलवे लाइन मुख्यतः जो है कोयला और लोहे के खान या जो मार्केट है उससे उसकी कनेक्टिविटी को जो है बनाने के लिए किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल को जो है वो निकाल सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कच्चा माल, है ना, एक अगला एम जो होगा वो होगा मटेरियल। मटेरियल का मतलब है कच्चा माल से हम लोग यहाँ सेंस लेंगे। ठीक है, तो मटेरियल के रूप में हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड जो है या यूरोप के जो दूसरे देश हैं उन लोगों ने क्या किया था। एक तो इंग्लैंड में खुद जो है लोहा और कोयला का माइंस था, ठीक है, जिससे जो है लोहा और कोयला का खुदाई के कारण जो है औद्योगिक उत्पादन का जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड और जो दूसरे प्रांत है, जो यूरोप के जो दूसरे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, उन लोगों ने क्या किया था, अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों पर अपना अधिकार किया था। तुम लोगों को पता है कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो भारत से भी जो है कच्चा माल उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता था। अगर भारत में रेलवे के विकास के बारे में तुम लोग जब पढ़ोगे तो देखोगे 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच में जो है पहला रेलवे चला था, और दूसरा रेलवे जो है वो बंगाल में जो है रानीगंज में जो है दूसरा रेलवे 1854 में बनाया। और वो रेलवे का जो निर्माण है उसका पर्पस क्या था रानीगंज में, उसका रानीगंज में स्थापना करने का पर्पस ये था कि उस जमाने में एनर्जी का जो मुख्य स्रोत था कोयला था, और रानीगंज बंगाल का जो क्षेत्र है वो कोयला का भंडार जो है विशाल भंडार है, और वहां से कोयला जो है उत्पादन के लिए और कोयला की ढुलाई के लिए वो रेलवे को वहां पे अंग्रेज बिछाए थे। तो कच्चा माल जो है उसको इंग्लैंड में भी मिल रहा था, और उसको अपने साम्राज्य के जो अफ्रीका और यूरोप में जो उसके उपनिवेश थे उन देशों पर जिसपे अंग्रेज का अधिकार था या यूरोपीय देशों का अधिकार था, वो अपने अपने अफ्रीका और यूरोप में जो उपनिवेश थे वहां से उसको कच्चा माल मिल जाता था। और लास्ट एम का मतलब है मार्केट। मार्केट का मतलब बाजार। देखो, औद्योगिक उत्पादन तभी सफल हो सकता है जब उसके लिए उसके उद्योगों में जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया है वो वस्तु को बाजार मिल सके। और इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पूरे यूरोप के जितने भी साम्राज्यवादी देश थे, जिसमें इंग्लैंड भी था, तो उसका अफ्रीका और यूरोप के कई देशों पर अपना अधिकार था। तो वो लोग क्या करते थे कि मार्केट, यानी यहाँ से जो उसके इंडस्ट्रीज में जो माल तैयार होता था उसको एशिया और अफ्रीका के देशों तक जो है वहां के बाजारों तक जो है क्या करता था, उसको पहुंचाकर मार्केट उपलब्ध कराता था जहां ये आसानी से बिक जाता था। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में जो आगे हम लोग देखेंगे कि जो मशीन में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल देखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी क्षेत्रों में हुआ जिसने औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट किया। जैसे आज के जमाने में क्या होता है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है,
लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसमें सरकार के द्वारा बहुत सारी जो आर्थिक गतिविधि है, उस आर्थिक गतिविधि को संचालित रखने का जो है आदेश दिया गया। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता, तो मान लेते हैं कि पहले जो होता था, दुकानदार होलसेलर के पास जाके सामान खरीद के लिए आता था मंडी में, मार्केट में। अब लॉकडाउन के कारण जो है वो वो चाहता है कि भीड़ भाड़ में नहीं जाए, तो वो क्या कर रहा है, फोन करता है कि हमको ये सामान इतना इतना मात्रा में चाहिए, और वो वहां से जो होलसेलर है उसको बुक करके उसके घर तक पहुंचा देता है, और उसका एक आदमी आके उससे पैसा कलेक्ट कर लेता है, या बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा कैसी भी रूप से वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो संचार विज्ञान और तकनीक के विकास में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में जो है संचार साधनों का भी विकास होता है। ये संचार साधनों में सबसे पहला साधन जो था वो था टेलीग्राफ। ठीक है ना। सामुएल मोर्स नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो टेलीग्राफ है उस टेलीग्राफ का जो है खोज किया था। उसके पहले रोनाल्ड नाम का एक व्यक्ति इंग्लैंड का था, वो व्यक्ति जो है एक्चुअली टेलीग्राफ का खोज वो रोनाल्ड नाम का व्यक्ति जो है इंग्लैंड में किया था, और लेकिन वो जो टेक्निक था वो वायर के द्वारा, तार के द्वारा जो होता था, और पहला जो टेलीग्राफ का तार है वो अटलांटिक महासागर में बिछाया गया था। तो इस प्रकार से टेलीग्राफ के माध्यम से जो है संकेतों के द्वारा जो है जो सूचना का तीव्र गति से आदान प्रदान किया जाता था। बाद में ग्राहम बेल के द्वारा हम लोग जानते हैं कि टेलीफोन का खोज हुआ। तो इससे भी जो है हम लोग देखेंगे कि विज्ञान तकनीक सूचना तंत्र में विकास हुआ, और वो औद्योगिक क्रांति के में सहायता जो है प्रदान करता था। ठीक है, उसके बाद व्यापार और वाणिज्य का जो विकास है, ये हम चर्चा तुम लोगों से पहले कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा के या समुद्री मार्गों के खोज के द्वारा यूरोप का जो व्यापार है, यूरोपीय देशों का व्यापार जो है विश्व के समस्त देशों के साथ था, चाहे अमेरिका हो या एशिया के देश है, ठीक है, या चाइना है, किसी के साथ भी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है व्यापार बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य के विकास के कि ये औद्योगिक क्रांति को जो है और भी ज्यादा सफलता मिला था। उसके बाद हम लोग अभी कोयला के और लोहा के बारे में, माइंस के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, कच्चा माल के बारे में, तो वहां पे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही सिक्का का दो पहलू है। जैसे कोई एक शक्तिशाली राज्य जो है या देश जो है किसी दूसरे कमजोर देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता, तो जो शक्तिशाली राज्य हुआ वो क्या किया, अपने साम्राज्य का विकास करता है। जैसे इंग्लैंड ने भारत पे अपना अधिकार करके अपने साम्राज्य को, इंग्लैंड जो है बिहार से भी छोटा राज्य देश है, लेकिन वो भारत जैसे विशाल देश जिसमें पहले का पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और अफगानिस्तान भी शामिल होता था, भूटान था, ठीक है, तो ये सारा देश जो है उस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो सोचो उसका साम्राज्य कितना विशाल हो गया। तो जब वो एक देश जब अपना साम्राज्य का विस्तार करता है तो वो दूसरे देश पर अपना अधिकार करता है। जिस देश पर वो अपना अधिकार करता है उस देश को साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश का मतलब कॉलोनी। तुम लोग बेगूसराय में रहते हो तो IOCL का कॉलोनी देखे हो ना, बरौनी रिफाइनरी का टाउनशिप है कि नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग जो बेगूसराय के हैं वो जानेंगे, या और भी दूसरे कंपनी जो है वो अपना टाउन जो है डेवलप करता है अपने लोगों के लिए, तो वो उसी का एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो। कहने का मतलब है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विकास के कारण दो फायदा हुआ औद्योगिक क्रांति के लिए। एक तो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हुआ उद्योगों के लिए, मैन पावर जो है उपलब्ध हुआ। कई बार जब यूरोप के देशों में लेबर की कमी हुई तो उपनिवेश से जो है गरीब मजदूरों को ढो कर जो है यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाता था, ताकि वहां के मजदूरों, वहां के जो उद्योग है उसमें काम करे। आज तुम लोग देखोगे फिजी है, मॉरिशस है, वेस्ट इंडीज है ना, तो इन सारे कंट्रीज में भारतीय पहुंचे हुए हैं। क्यों? आज भी वहां पे भारतीय लोग है। देखते हो ना क्रिकेट टीम में वेस्ट इंडीज का शिवनारायण चंद्र पॉल और अलग अलग नाम तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो ये लोग वहां कैसे पहुंचे? मजदूर के रूप में उनके परिवार के लोग जो है पहुंचे थे और वहीं जाके वो वहां बस गए। तो साम्राज्यवाद से दो फायदा हुआ। एक तो उनको जो है कच्चा माल मिला और जो औद्योगिक उत्पादन होता था उसके लिए बाजार मिला। तो ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है।
और दूसरा चीज यहाँ पे कोयला और लोहा का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कच्चा माल के रूप में इसमें इसका चर्चा किए थे। बेसिकली कोयला जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था किस चीज के लिए? कोयला का इस्तेमाल किया जाता था कि जो अलग अलग जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप का इस्तेमाल जो है कोयला से ही हम लोग को प्राप्त होता था। आज जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा रूप जो है उस समय उपलब्ध नहीं था। उस समय कोयला जो है ऊर्जा का स्रोत था। आज भी जैसे तुम लोग देखोगे ऊर्जा जो विद्युत उत्पादन जो है उसकी प्रक्रिया में बहुत सारा चीज है जिसमें एक थर्मल पावर स्टेशन कहलाता है, ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है? कोयला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जलाया जाता है जिससे पानी का भाप जो है तैयार होता है और उस भाप का प्रेशर से टरबाइन चलता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर से विद्युत उत्पादन होता है और वो विद्युत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो उस जमाने में कोयला का डायरेक्ट इस्तेमाल जो है कच्चे कोयला का डायरेक्ट इस्तेमाल जो है किया जाता था मशीनों को चलाने के लिए, ठीक है, जो जेम्स वाट के द्वारा डेवलप किया गया मशीन था उसका रूपांतरित रूप होता था। और जो लोहा है वो लोहा का इस्तेमाल जो है विभिन्न प्रकार के मशीनों को बनाने के लिए किया जाता है। आज भी जितने प्रकार के जो है इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्रीज का जो फंडामेंटल जो मशीन है, आधारभूत मशीन जिसके द्वारा इंडस्ट्री चल रहा है, वो सारा मशीन का जो है कल पुर्जा किससे बनता है? लोहा से। तो कोयला और लोहा दोनों के प्रयोग ने औद्योगिक क्रांति को जो है काफी बड़ा रूप दिया। तो ये सारे कारणों के बाद अब हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, इसके प्रभाव की अगर चर्चा हम लोग करें तो देखेंगे कि सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि शहरीकरण का विकास हुआ, या जो शहर और टाउन जो है छोटे से लेके बड़े शहरों का विकास हुआ। कैसे विकास हुआ तो इसको समझते हैं। होता क्या था कि जैसे ही किसी उद्योग की स्थापना होती थी तो उस उद्योग में काम करने वाले मजदूर उसी उद्योग के अगल बगल, चूंकि वो जो उसके प्राचीन जो गांव है, बस्ती है, उससे दूर किसी खाली स्थान पे जनरली उद्योग की स्थापना होती है, या किसी शहर में ही जो है अगर उसकी स्थापना होती है तो उस शहर की जनसंख्या में विकास हो जाता है। जो बाहर का लेबर आता था इंडस्ट्री में काम करने, वो लेबर जो है क्या करता था, इंडस्ट्री के अगल बगल में ही जो है निवास करता था। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि वहां पे लेबर की जनसंख्या जब बढ़ी तो उनको उन लेबर को सुविधा प्रदान करने के लिए कई दुकान वगैरह खुले और जो आधारभूत सुविधा से का जो चीज है वो विकसित हुआ, है ना। और इस रूप से हम तो देखेंगे कि जो पहला जो फायदा हुआ या पहला जो प्रभाव हुआ वो क्या है, शहरीकरण के रूप में हुआ। दूसरा चीज जो है तीव्र उपनिवेशवाद का प्रक्रिया हुआ। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का फायदा जब यूरोप के अन्य दूसरे देशों को दिखने लगा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तो इन सारे देशों ने भी जो है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। या जो दूसरे यूरोपीय राष्ट्र थे जो उपनिवेश साम्राज्यवाद में बहुत ज्यादा जो इंटरेस्टेड नहीं थे, अब उन लोगों को लगने लगा कि अगर अपने देश का विकास करना है, उद्योग धंधों का विकास करना है, तो कच्चा माल और तैयार माल के लिए बाजार, इनके लिए हमको क्या करना होगा, विश्व के दूसरे देशों पर जो कमजोर राष्ट्र है, मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र, उन पर जो है अपना अधिकार स्थापित करना होगा। यानी ये जो कारण के रूप में साम्राज्यवाद और उपनिवेश था, वो परिणाम के रूप में भी हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, दूसरे देश जो है इस प्रक्रिया को तेजी से फैलाते हैं और तेजी से जो है उपनिवेशवाद का जो है प्रक्रिया शुरू होता है, और आगे चल के हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को जो है उस रूप में देख सकते हैं कि इसकी परिणति। तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो मजदूरों का जो शोषण है, वो मजदूरों का शोषण जो है बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया था। हम लोग देखेंगे कि जो लेबर लॉ हम बात किए थे, लेबर एंड सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट का, तो उसमें जो है कानून अनेक बने, ठीक है, या मजदूर आंदोलन हुआ। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि जो उद्योग थे, उस उद्योग में मजदूरों का जबरदस्त जो है शोषण किया जाता था। 12 से 15 घंटे तक जो है काम करवाया जाता था एक एक मजदूर को एक दिन में। अब समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर 12 से 15 दिन तक काम करेगा का मतलब है सूर्योदय के बाद उसको काम में घुस जाना है और सूर्यास्त तक जो है उसको उस काम में जुड़े रहना है। तो वो एक तो काम का घंटा होता था अधिक,
लेकिन उसको जो है बहुत अच्छा मजदूरी नहीं मिल पाता था। मजदूरी अच्छा नहीं मिलने के कारण उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है लगातार काम करने के कारण जो है कमजोर होता था और वो कई असाध्य बीमारियों के शिकार हो जाते थे, जिससे मजदूरों की स्थिति जो है काफी दयनीय हो गई थी। वो जिस घर में छोटे छोटे क्वार्टर में रहने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, जहां ना हवादार खिड़की होता था, वेंटिलेशन का कोई सुविधा नहीं था, पीने का पानी से लेके शौचालय, है ना, साफ सफाई, किसी चीज की जो है व्यवस्था उसको जो है उपलब्ध नहीं होती थी और बहुत गंदगी और सीलन भरे जो है रूम में उन लोगों को रहना पड़ता था। चूंकि तुम लोग जानते हो कि यूरोपीय कंट्री अधिकांश जो है ठंडा प्रदेश है और वहां पे धूप जो है हमेशा नहीं निकलता है, इसलिए वैसे जगहों पे कम छोटे छोटे रूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब रखा जाता था तो वो स्थिति हाइजेनिक या स्वास्थ्यप्रद नहीं होती थी और इस प्रकार मजदूरों का शोषण जो है एक प्रभाव के रूप में हम लोग देखते हैं। चौथा जो है उसका प्रभाव क्या हुआ, उपभोक्तावाद का उदय। उपभोक्तावाद का उदय से मतलब क्या हुआ, जैसे जो उद्योग है वो उद्योग जो है जिन चीजों का डिमांड मार्केट में होता था उसके निर्माण, उसके उत्पादन की प्रक्रिया में अपने आप को झोंकने लगा। नतीजा क्या हुआ कि लोगों का, उपभोक्ताओं के डिमांड के हिसाब से जो है औद्योगिक प्रक्रिया जो है प्रभावित होने लगा। आज के डेट में तुम लोग देखो, आज के डेट में अगर घर का बना हुआ चिप्स तुमको मिल जाए तो तुम लोग नहीं खाओगे। तुमको क्या चाहिए, सॉल्टी टेस्टी मसालादार चिप्स है जो 5 रुपये में शायद 5 पीस भी अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, मार्केटिंग है, पब्लिक को बाजार में चाहिए, ठीक है, तो पब्लिक का डिमांड है टेस्ट, उसको अच्छा अच्छा खाना खाने का आदत है, उसके पास बहुत पैसा है आज के जमाना में, तो मार्केट क्या कर रहा है, उसी प्रकार का प्रोडक्शन इंडस्ट्री बैठा रहा है। तुमको अगर तुम्हारे गांव में, तुम बिहार के आदमी हो, मकई का चूड़ा बनता है, वो चूड़ा तुमको दे देगा तो उसके आप नहीं खाओ, लेकिन उसी को देखो, है ना, 150-200 रुपए किलो के नाम पे कॉर्न फ्लेक, उसको मशीन से मकई को बढ़िया से जो है चिप देता है, चिप्स के जैसा, उसको रोस्ट करके मार्केट में ला दे रहा है तो कॉर्न फ्लेक हो गया वो, है ना, दूध में डाल के खा रहा है। तो कहने का संदर्भ ये है कि व्यक्ति का जो डिमांड होगा उस डिमांड पे जो है ना, उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, तो उपभोक्तावाद का जो है उदय होता है। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा वो है भूमंडलीकरण। तुम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात को सुनते हो, पहले क्या होता था, कुटीर उद्योग का जो स्थापना होता था या कुटीर उद्योग में जो सामान बनता था तो अपने गांव या अगल बगल के लोगों को ध्यान में रख के जितना डिमांड होगा उतना ही जो है प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उद्योग का माल पूरे दुनिया के दूसरे मार्केट तक पहुंच रहा है। तुम लोगों से अगर हम पूछ देंगे कि तुम 5 को सामान बताओ जो तुम अपने दैनिक जीवन में टूथपेस्ट से लेके, टूथब्रश से लेके, साबुन से लेके, है ना, शैम्पू तक, 5 को अगर नाम इंडियन ब्रांड बता दो पतंजलि को छोड़ के, तो हाथ से जो है पसीना छूटने लगेगा, माथा से पसीना छूटने लगेगा। वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। क्यों, अमेरिका का ब्रांड, तुम कोलगेट घरे घर सब जान रहा है कि इंडिया का ब्रांड है, लेकिन वो क्या है, अमेरिका का ब्रांड है कोलगेट, ठीक है। तो उस तरह से भूमंडलीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी तो एक फैक्ट्री में किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो स्थानीय मार्केट को नजर में रख के नहीं हो रहा है, बल्कि उसका टारगेट होता है कि वो विश्व के सारे देशों तक जो है उसका उत्पाद जो है पहुंच जाए। तो ग्लोबल मार्केट जो है, पूरा दुनिया जो है एक छोटा बाजार के रूप में उसको दिख रहा है और हर उद्योग जो है अपने उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार जो है स्थापित करता है ताकि दुनिया के हर देश में उसका जो है सामान बिके। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है एक गहरा प्रभाव था औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली का विकास। पहले क्या होता था कि व्यापार वगैरह जो होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय मतलब सामान का आदान प्रदान। हमको कोई चीज सामान चाहिए जो मेरे पास है और तुमको जो है जैसे वस्तु विनिमय का और थोड़ा आसान से समझाते हैं कि जैसे अभी तुम्हारे गांव में खेती होता है मकई का, मकई का खेती हो रहा है, तुमको साबुन चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो गांव देहात के बाजार में अगर जाओगे दुकानों में तो वो अलग अलग टीना रखता है, उस टीन में मकई तुम लेके, जैसे साबुन 10 रुपए का, ठीक है, और मकई 5 रुपए किलो दुकानदार खरीद रहा है, तो तुमसे 2 किलो मकई लेगा और तुमको 10 रुपए का एक साबुन दे देगा। तो
ये क्या हुआ, वस्तु विनिमय, एक सामान दो उसके बदले में दूसरा सामान लो। तो ये जो वस्तु विनिमय की प्रक्रिया थी, उस वस्तु विनिमय से जो है रोजगार जो है थोड़ा प्रभावित होता। मान लेते हैं कि हमको कोई सामान खरीदना है और जो सामान हमको खरीदना है उसको मेरा सामान पसंद नहीं है, तो नतीजा क्या होगा कि वो हमको अपना सामान नहीं देगा और हम जो है उस सामान से वंचित रहेंगे। तो इसलिए बैंकिंग प्रक्रिया आया। जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ा तो कई सोनार जो थे, जिसके पास बहुत पैसा होता था, जो बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे जिसके पास बहुत पैसा होता था, वो क्या किए, जो मतलब पहले महाजन या महाजन हम लोग कहते थे कि छोटे स्तर पे महाजनी करता था, अब जो है वो स्टैब्लिश संस्था के रूप में बैंकों की स्थापना हुई, जो व्यापार के लिए या अन्य दूसरी वस्तुओं के लिए जो है लोन देने का काम शुरू किया और बदले में जो है वो क्या करता था, बदले ब्याज लेके जो है वो अपना धन वापस लेता था। तो वो बैंक विकास का विकास हुआ। और जो टोकन मुद्रा आजकल हम लोग देखते हैं ना, अगर भारत सरकार बोल दिया है कि 100 रुपया का नोट है, तो तुमको वो मान के चलना पड़ता है कि 100 रुपया का नोट है। तो वो जो आधुनिक मुद्रा प्रणाली है, वो आधुनिक मुद्रा प्रणाली जो है औद्योगिकरण के कारण जो है काफी विकसित अवस्था को प्राप्त हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्रा और दूसरे देश के मुद्रा के बीच में जो है क्या वैल्यूएशन हो सकता है उसको जो है वो स्थापित किया गया। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि $1 जो है इंग्लैंड का, अमेरिका का, वो $1 जो है 75, 76, 74 रुपए के आसपास जो है। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत का जो रुपया और अमेरिका का डॉलर दोनों का मान एक था, 1 रुपया में $1 मिलता था। आज जो है क्या हो गया है, आज $1 का मतलब है 74 रुपया तुमको मिलेगा। ठीक है, तो मुद्रा बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली जो है उसका विकास हुआ। उसके बाद देखेंगे कि आर्थिक असंतुलन का जो है इतिहास में देखता है। जो पैसे वाले थे, जिन्होंने उद्योगों की स्थापना की, जो औद्योगिक वस्तुओं का बाजार मार्केटिंग करना शुरू किया, ठीक है, उन लोगों के पास बहुत पैसा हो गया। और जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, उनके पास जो है क्या हो गया, पैसे की कमी हुई। यानी दो समाज का जो पूरा वर्ग है उसको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता था। एक जो काफी पैसा वाला है, जिस अनाप शनाप मात्रा में पैसा है। दूसरा वैसा समाज जिसके पास अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी आवश्यक जो संसाधन और पैसे हैं वो नहीं था। नतीजा क्या हुआ, हम लोग नतीजे के रूप में देखेंगे कि पूरे दुनिया में जो है वामपंथी और समाजवादी आंदोलन प्रारंभ होता है। वामपंथी और समाजवादी आंदोलन क्या कहता था, हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि दुनिया का बस दो ही जात है, एक बुर्जुआ वर्ग जो अमीर आदमी है, जो के पास दुनिया का सारा संपत्ति है, बुर्जुआ वर्ग के पास, और एक है यानी मजदूर किसान, जिसके पास आप जीवन जीने का आधारभूत जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की भी क्षमता नहीं है। और यहीं से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया वामपंथ के माध्यम से हुआ, तो वो आर्थिक संतुलन जो है हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, श्रमिक आंदोलन का उदय होता है। श्रमिक आंदोलन के बारे में हम लोग जान लें कि चूंकि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था या एंजल्स का जो सिद्धांत था या वामपंथ समाजवाद का जो विचार रखने वाले लोग थे, उनको पता, उनका कहना था कि दुनिया में जो मुट्ठी भर लोग हैं 5 से 10%, वो हमारे 99% संसाधनों के मालिक हैं, और जो 90% लोग हैं उसके पास 5 से 10% का ही जो है राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसके पास है। और इस रूप से हमारे सारे अधिकार जो है पूंजीपतियों के द्वारा या बुर्जुआ वर्ग के द्वारा जो है लूट लिया गया है। इसलिए जो है अब वो लोग क्या किए कि मजदूरों के हितों में जो उनके हितों के रूप में जो है मांग उठाने लगे, और इस प्रकार से श्रमिक आंदोलन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होता है। श्रमिक एकजुट होने लगे, वो लोग अपना संगठन बनाने लगे, और उस संगठन के माध्यम से जो उसके कारखाने के मालिक हैं, जो पूंजीपति है, उस पर दबाव बनाने लगे कि हमको ज्यादा मात्रा में सुविधाएं चाहिए, हमारा जो रोजगार है वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो, ज्यादा फायदे कर हो, यानी जहां इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है वहां पे काम करने का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि उसको शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसका सैलरी इतना होना चाहिए
कि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, उसके मतलब अपने जीवन के सुख सुविधाओं के विकास कर सके, इतना पैसा चाहिए। और इसके लिए वो लोग क्या किए, आंदोलन करना शुरू किए। तो श्रमिक आंदोलन का जो है ये स्वरूप ये आगे देखते हैं। यही श्रमिक आंदोलन का स्वरूप आगे चल के हम लोग रूसी क्रांति के रूप में जानेंगे, जिसमें श्रमिकों का जो संगठन था, उन लोगों के नेता जो है, नेताओं ने, जिसमें तुम लोग लेनिन का नाम सुनते हो, इन लोगों ने क्या किया, रूस में जो है जबरदस्ती सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये श्रमिक आंदोलन का अगला रूप जो है हम लोग वहां तक देखेंगे। भारत में भी कई जो है श्रम संगठन है, श्रमिक संगठन है, जो अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और वहां के जो कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए जो है सरकार के साथ जो है डिमांड करते हैं, समय पड़ा तो हड़ताल करते हैं, रैली निकालते हैं, ताकि सरकार पे दबाव बनाया जा सके। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन का एक और क्या परिणाम प्रभाव हुआ कि उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो काफी तेज हो गई और औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से जो वस्तु का उत्पादन है वो काफी अधिक मात्रा में होने लगा। और इस प्रकार से जो है हम लोग देखेंगे कि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा वृद्धि होता है। ठीक है, नए सामाजिक वर्गों का उदय। पहले क्या होता था कि समाज कुछ सीमित वर्गों तक था, अब क्या हुआ कि उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े नए नए जो वर्ग है, ठीक है, वो अलग अलग वर्ग जो है कार्य के रूप में, या हम लोग जो है जैसे भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जाति वगैरह का जो विकास होता है ना, जातिगत संगठन है। तो समाज में वहां भी जो है इंग्लैंड यूरोप का जो समाज है उसमें नए नए जो सामाजिक संगठन, नए नए सामाजिक वर्गों का उदय होता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया या औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था। और लास्ट हम लोग देखें समाजवादी विचारधारा, जिसको श्रमिक आंदोलन के रूप में हम लोग कहेंगे। समाजवादी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा जो बारे में हम लोग जान ले कि पूरे दुनिया के जो मजदूर हैं, उन मजदूर नेताओं का ये मानना था कि सारा मेहनत कौन कर रहा है, श्रमिक कर रहा है, मजदूर कर रहा है, उसका फायदा किसको मिल रहा है, पूंजीपतियों को मिल रहा है। पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कमाना चाहते हैं और अपने श्रमिकों के ऊपर कम से कम खर्च करना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन प्रारंभ होता है और समाजवादी विचारधारा आता है। ये समाजवादी विचारधारा ये कहता था कि अगर पूरे दुनिया में सारा श्रमिक एक हो जाए तो जितने भी पूंजीपति हैं उन सारे पूंजीपतियों का दमन करने में वो सक्षम है, और उसके लिए हर प्रकार का हिंसक आंदोलन के लिए भी जो है वो समर्थन करते थे। समाजवादी विचारधारा के लोगों का कहना था कि हम अपने जो संसाधन है, पूरे देश का जो संपत्ति है, वो किसी खास लोगों की मुट्ठी तक जाने नहीं देंगे, बल्कि उसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। जैसे रूस में जब क्रांति सफल हुआ था तो जितने भी लोगों की भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया, जितना खान था उसको जो है उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया, और वो जो जमीन था उस पे सामूहिक रूप से जो है जो किसान है सारे समाज के लोग खेती करते थे और उसका फायदा जो है सबके पास समान रूप से पड़ता था। यानी समाज में समानता का वातावरण विकसित करने की जो वैचारिक जो तैयारी थी वो समाजवाद के रूप में हमको देखने को मिलता है। कई जगह पे तुमसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 1837 ईस्वी में फ्रांस का एक समाजवादी नेता था ब्लांकी, उसने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि कई किताबों में जो है टोयनबी का नाम आता है, ठीक है, आर्नोल्ड टोयनबी, जिसने 1844 ईस्वी में एक किताब लिखा था कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो इसलिए उसको बहुत लोग आर्नोल्ड टोयनबी को जो है क्रांति शब्द का प्रणेता के रूप में जानते हैं, लेकिन अलग अलग देश के संदर्भ में अगर देखेंगे तो अलग अलग लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये औद्योगिक क्रांति टॉपिक था। अब तुम लोगों को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछो। किसी को कुछ पूछना है? सर, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई थी, 1760 में या 1740 में? ये एग्जैक्ट नहीं, कई किताब में तुमको 1760 जो है मिलता है, है ना, कई जगह 1780 माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये सामान्य रूप से बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध
18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब है 1750 के बाद का समय जो है उसी में औद्योगिक, एक्चुअली औद्योगिक क्रांति जो है कोई अचानक का कि उसके लिए कोई डेट निर्धारित किया जा सके, एक प्रक्रिया है, ठीक है। और वो प्रक्रिया जो है पहले से चलता आता है और उसका स्वरूप थोड़ा विकसित रूप में दिखता है। तो 1750 ईस्वी के बाद का जो समय है उसको हम लोग औद्योगिक क्रांति के शुरुआत के रूप में जानते हैं, ठीक है। और बोलो सर इस पर कोई वीडियो- इस पर कोई 1769 Thank you, sir. Thank you, sir. जेम्स Sir, वाट please ने conclude. स्टीम इंजन का खोज किया था, बोलो 1769। और कुछ अभिमन्यु सर sir, thank you. 1769 में जेम्स वाट ने किस चीज का खोज किया था? अभिमन्यु sir, thank you. Thank you. भाप का Sir, इंजन है, thank you. भाप का इंजन, ठीक Sir, है। thank you. भाप का इंजन एक्चुअली क्या होता था, तुम लोग शोले फिल्म देखी हो? Yes sir. शोले फिल्म देखी 4 हो? बार। हाँ? 4 बार। यस सर तो बोलिए। शोले फिल्म में देखोगे कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जो है ट्रेन को किडनैप करके भागता है और कोयला जो है इंजन में डालते रहता है, देखा था? तो एक्चुअली क्या ठाकुर होता को है, स्टीम इंजन का स्टेज मतलब भाप का इंजन एक Sir, please conclude, sir. Time हो गया sir. हाँ? आप हो गया? conclude हो? हाँ हाँ ठीक है. Thank you sir. ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। अच्छा आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग को लेके स्टूडेंट्स आप लोग का हाँ 1 मिनट सुन लीजिए। आप लोगों का मंडे को क्लास होगा 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और मंडे को टॉपिक रहेगा वैदिक सिविलाइजेशन, बिग वैदिक पीरियड। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।